नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है हमारा 13 सितंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। उसके पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और साथ ही साथ में वीडियो को जो है आप लोग प्लीज लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से जो है मुझे मनोबल मिलता है और कुछ नया कुछ बेहतर करने की जो है उम्मीद और जगती है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, साथ ही साथ में आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें। वो चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, सभी एग्जाम्स के लिए जो करंट अफेयर्स हमारा होता है वो क्या होता है, उपयोगी होता है। तो प्लीज आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। बाकी हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले जो सूचना मैं आपको डेली देता हूं उस सूचना पर हम लोग जो है आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे तुरंत, ठीक है। तो सूचना हमारी क्या है, सबसे पहले हम लोग इस पर बात करें। इसके पहले हम लोग देखेंगे कुछ चीजें जो सबसे क्या है जरूरी है आपके लिए, ठीक है। चलो ये देखो सूचना क्या है आपके लिए। सूचना यह है कि डिकोड एग्जाम के माध्यम से बेसिकली आपके लिए वीडियो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, ठीक है। और वो वीडियो टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंटरशिप के फॉर्म में है, जहां पर आपको 7000 प्रश्नों का दरअसल क्या मिलेगा, 7000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का दरअसल क्या किया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा। 7000 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नेसेसरी आपके एग्जाम्स के लिए रहेंगे, जो है अच्छे रहेंगे। परीक्षा का जो वर्तमान ट्रेंड है आपका, यानी कि जो जिस तरीके से आयोग प्रश्नों को पूछ रहा है उसी के अनुसार प्रश्नों को आपको दिया जाएगा, यानी कि ट्रेंड को पकड़ना और उसको फुलफिल करना, ये सबसे ज्यादा जो है जरूरी बात होती है। इसलिए जो ट्रेंड है आपका उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट्स फॉर रिवीजन, यानी कि टॉपिक और सब्जेक्ट के वाइज जो है आपको डेली टारगेट मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है 3 टाइम्स में आपका रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ फाइल एवरी टेस्ट की मिलेगी आपको और 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है, अपने आप पे ध्यान रखिएगा। 15 फुल सिलेबस टेस्ट होगा, जिसमें 3000 क्वेश्चंस होंगे। डिस्क्रिप्टिव टाइप में इसका आपको जो है एक्सप्लेनेशन मिलेगा और क्वेश्चंस भी आपको बेसिकली बाइलिंगुअल मिलेंगे, अर्थात इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। यानी कि अपने आप में टेस्ट सीरीज जो आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगी, टारगेटेड भी आप पे मिलेगी और इसकी प्रैक्टिस करने पर निश्चित तौर पर आपको आरओ एआरओ में क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। यकीन रखिएगा, इससे आपको फायदा होगा। मैं बार बार कहता हूं कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप पीवाईक्यूज को करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक। अगर इस कोर्स से आपको जुड़ना है, अगर इसको आपको ज्वाइन करना है, अपनी तैयारी को और बेहतर करना है, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, मैसेज पर, व्हाट्सएप पर वीडियो टेस्ट लिख करके आपको व्हाट्सएप करना है। किस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, 9506742546 पर, या फिर आप व्हाट्सएप दूसरे नंबर पर भी कर सकते हैं, जो नंबर है 6307495944 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम से आप लोग जुड़िए, यकीनन आपको फायदा होगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में क्या होगा, निखार आएगा। कहते हैं कि जितना सोना जो है तपता है उतना ही उसमें निखार आता है। ठीक उसी प्रकार से जितना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, पीवाईक्यूज को, टेस्ट सीरीज को लगाओगे, उतना ही आप में क्या होगा, निखार आएगा। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो मेरे टच में हैं, जिन्होंने आरओ का एग्जाम दिया था, ठीक है, जो भी कैंसिल हो गया, उनमें उनके लगभग 117, 123, 22 ऐसे प्रश्न सही थे। तो उन लोगों से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि जो लगभग 120 प्लस या 115 प्लस जो है क्वेश्चंस को सही कर पा रहे थे आंसर की से, वो लोग जो है अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से करें, और जो पीछे थे, बैक थे, वो लोग और दुगनी मेहनत करें कि वो लोग जो है कट ऑफ को टच कर पाए, ठीक है। दोनों लोगों को, दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, ठीक है। अब एक क्वेरीज आपकी थी कल की, हमारी क्वेरीज क्या थी बेसिकली, कि जो राजेश कुमार सिंह है, ठीक है, क्योंकि जब एक क्वेश्चन हमने कराया था तो उसमें हमने कहा था कि अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी, उसमें जो है, जो आपके कौन है, रक्षा सचिव हैं, वो रक्षा सचिव बेसिकली गिरधर अरमानी ने पार्टिसिपेट किया उस रक्षा सम्मेलन में, सॉरी उस समिट में। तो क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपने बताया था कि रक्षा सचिव तो राजेश कुमार सिंह बना दिए गए हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि राजेश कुमार सिंह जो हैं, थोड़ा सा समझ लेना इसका, राजेश कुमार सिंह, ठीक है, राजेश कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह जो है रक्षा सचिव के लिए जो है नियुक्त कर दिया गया, रक्षा सचिव, ठीक है। इनको केंद्र सरकार ने रिकमेंड कर दिया है, किसको, राजेश कुमार सिंह को। लेकिन राजेश कुमार सिंह बेसिकली
31 अक्टूबर के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। कितना? 31 अक्टूबर के बाद, 31 अक्टूबर के बाद। तो आप कहेंगे जी फिर कौन है? तो अभी फिलहाल 31 अक्टूबर तक जो है, जो आपके अरमाने जी हैं, कौन? गिरधर अरमाने जो हैं, वो अभी बने हुए हैं अपने पद पर। ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने आपको करंट में लेटेस्ट बता दिया था, क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो एग्जाम देते समय आप राजेश कुमार सिंह को पढ़ोगे, ना कि आप गिरधर सिंह को पढ़ोगे। इसलिए हमने करंट में रक्षा सचिव को आपको बताया था कि रक्षा सचिव वर्तमान में कौन है? राजेश कुमार सिंह है। हालांकि ये 31 अक्टूबर के बाद जो है ग्रहण करेंगे अपना पद। लेकिन आरओ के एग्जाम के टाइम में तो यही ना पढ़ोगे आप, राजेश कुमार सिंह पढ़ोगे, गिरधर जी को तो नहीं पढ़ोगे। तो वर्तमान में गिरधर जी हैं, लेकिन अब ये 31 अक्टूबर के बाद नहीं रहेंगे, मतलब अपने पद पर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये आप अंतर थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हालांकि हमने कमेंट भी कर दिया था आपको, और नाम आपका मैं भूल गया, शायद याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो आप लोग बाकी कोई भी क्वेरीज रहा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और हाँ, आपने शायद आंसर गलत बताया था। ओजोन दिवस 14 सितंबर को नहीं बल्कि 16 सितंबर को होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है कभी कभी मेरे मुंह से भी जल्दबाजी में निकल जाए, तो आप लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लिया करो। ठीक है, बाकी ये जो मैंने आपको कराया, ठीक है, इसको ऐसे समझना आप। ठीक है, कंफ्यूज इसमें नहीं रहना प्लीज। एक बात और कि जो सचिव रहते हैं लोकसभा राज्यसभा के, जो लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, फाइनेंस क्या कहते हैं, फाइनेंस कोई अगर उसमें जो है मंत्री बन गया है या ऐसा कुछ और चीजें हैं, तो वो आप लोग करंट से तुरंत अपडेट कर लिया करो एग्जाम के पहले, क्योंकि हो सकता है आज मैं करंट बनाऊं वो अपडेट ना हो पाए, क्योंकि पीडीएफ तो ऑलरेडी जा रही है आपके पास। ठीक है, तो आप उसको अपडेट हो जाया करो कि वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, वित्त सचिव कौन है, रक्षा सचिव कौन है, ये एक बार आप लोग अपडेट कर लीजिएगा एक बार अपने डेटा को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब हम लोग फटाफट क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं पहले। तो हाल ही में भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 5वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो वो किया गया मनीला में किया गया। ठीक है, इसके अलावा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वो की गई वर्ष 2018 में की गई, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो वो किया गया ग्रेटर नोएडा में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यूपी का क्वेश्चन है तो इससे महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, अब्देल तजीद तैबुने किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अल्जीरिया के चुने गए हैं, याद रखिएगा। हाल ही में भारत के वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो तुहिन कांत पांडे। ठीक है, ये अपना याद रखिएगा। आई थिंक 7 सितंबर को शायद उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो तुहिन कांत पांडे इज द राइट आंसर। ओके, नुआखाई त्योहार का संबंध किससे है? उड़ीसा से। कल काफी लोगों ने कमेंट किया कि जो है मैं यहां से हूं। आप लोगों ने कहा कि मलिहाबाद में, किसी ने कहा कि मनाया जाता है, किसी ने कहा कि रायबरेली मनाया जाता है, किसी ने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट बहराइच का जो एक कस्बा है छोटा सा विशेश्वरगंज, वहां पर ही मनाया जाता है। बिल्कुल वहां पर मनाया जाता है, मैं जानता हूं। ठीक है, उसी के आसपास रहने वाला भी हूं। तो ये ओवरऑल आप देखेंगे तो नुआखाई फेस्टिवल के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, बहुत कॉमन है फेस्टिवल। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 जो है पदक जीते, और कितने स्वर्ण, कितने रजत, कितने कांस्य थे, यह भी कल हमने आपको बताया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखा आपने तो जाकर कल देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर के लिए प्रथम पुरस्कार किस शहर को मिला? सूरत को मिला। और यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और कल हमने आपको बताया था कि ये जो पुरस्कार दिए गए हैं 3 श्रेणियों में डिवाइड किए गए हैं। तीनों श्रेणियों में प्रथम स्थान किस जो है जगह को मिला है, वो आप लोग देख लीजिएगा, कल की वीडियो में हमने आपको समझाया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? 14 सितंबर, 16 सितंबर। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है भाई साहब। ठीक है, तो विश्व ओजोन दिवस बेसिकली 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्लीज कंफ्यूज मत होना, 14 सितंबर नहीं बल्कि 16 सितंबर। ठीक है, और बाकी बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछते थे कभी कभी। बताओ, कमेंट करके बताओ मुझे। बाल दिवस क्या बाल दिवस कोई इनमें से कोई एक डेट है? कमेंट करके बताइएगा मुझे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा क्षेत्र में कुल कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है? 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है। 4 समझौते कौन कौन से हैं, आइए हम लोग इसको देख लेते हैं फटाफट। तो हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 4 जो है समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है। पहला समझौता क्या है भाई साहब? पहला नंबर 1, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, जिसको हम लोग एडीएनओसी बोलते हैं, यानी कि अबू धाबी
नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच तरल प्राकृतिक गैस आपूर्ति के लिए समझौता किया गया। तो इस समझौते में क्या होगा? इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए तरल प्राकृतिक गैस आपूर्ति करने वाले स्रोतों में क्या लाना है? डाइवर्सिटी लाना है, विविधता लाना है। ओके, ये पहला समझौता था। दूसरा समझौता क्या था? दूसरा समझौता है ऊर्जा भारत और एडीएनओसी यानी कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक फर्स्ट के लिए उत्पादन रियायत समझौता, यानी कि इस समझौते से कच्चे तेल को भारत लाने का मार्ग जो है क्या होगा? प्रशस्त होगा। इसके अलावा जो तीसरा नंबर समझौता है वो है एडीएनओसी और इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते से भारत में कच्चे तेल के भंडारण के लिए सुविधा मिलेगी। और जो चौथा समझौता है वो क्या है? वो समझौता है परमाणु सहयोग पर समझौता ज्ञापन। इससे परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होते हैं उसके रखरखाव और उसकी सिक्योरिटी में क्या होगी? हेल्प मिलेगी, जो चौथा समझौता है। ठीक है, और ये बेसिकली जो चारों समझौते हैं, आपके चार के चारों समझौते आपके मुख्य परीक्षा के लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम देंगे पीसीएस का भाई साहब, तो पीसीएस में क्या होगा? ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में भारत और अबू धाबी के बीच किए गए 4 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं उनके प्रावधान क्या क्या हैं, इससे भारत में क्या कुछ फायदा मिलेगा, तो डिटेल्स में आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ओके, चलो अन्य तथ्य की बात करते हैं। तो वर्ष 2023 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में संयुक्त अरब अमीरात भारत में चौथा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक था। यह भी आपको पॉइंट याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम पूछाता है। और अब आपको बताना कि पहला देश इसमें से कौन सा है एफडीआई में। ठीक है, ये आपको बताना है, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया आपके एग्जाम में, तो बताओ पहला देश कौन सा है। नेक्स्ट है वर्ष 2015 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय संबंधों की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी 2015 में। इसके अलावा दोनों देशों के बीच डेजर्ट फ्लैग और डेजर्ट साइक्लोन जैसे सैन्य अभ्यास होते हैं, इसमें ये दोनों मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हाल ही में सितंबर माह में क्वाड सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड जो सम्मेलन है और जो क्वाड के जो देश हैं, ठीक है, ये बेसिकली आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वाड पर यूपीएससी में भी पूछा गया है प्रश्न, और यूपी पीसीएस में भी क्वाड से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो बताओ सितंबर माह में क्वाड सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो मतलब कहां पर किया जाएगा 2024 में? तो वो किया जाएगा वर्ष 2024 में अमेरिका में। आपको बता दूं कि क्वाड का जो सम्मेलन होना था बेसिकली वो भारत में होना था, लेकिन परिस्थिति कुछ इस प्रकार से थी कि सभी देशों ने निर्णय लिया कि भाई साहब ऐसा है, हम अमेरिका में समिट जो है करते हैं। ठीक है, तो इस बार मेजबानी करना किसको था? भारत को था, लेकिन अमेरिका कर रहा है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, और क्वाड में कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के लिए। तो क्वाड में बेसिकली भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। आपको बता दूं कि सबसे पहले जापान के जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ही जो है इसका जो है सबसे पहले इनके दिमाग में चीजें आई थी कि क्वाड बनाया जाए, लेकिन वर्ष 2017 में जो है क्वाड जो है अपनी पूरी संरचना के रूप में सामने आया। ठीक है, तो पहला पॉइंट सेम वही कि हाल ही में सितंबर माह में क्वाड सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में होगा। ठीक है, और क्वाड को क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहते हैं। ठीक है, चलो आइए आगे हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। ये देश जो हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। और क्वाड जो समूह है वो बेसिकली इससे चाइना जो है इससे तो बहुत क्या है, एक तरीके से डर रहता चाइना को, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति अपने आप में जो है मिली हुई है। यानी कि भारत सुपर पावर अपने आप में एक तरीके से देखा जाए, अमेरिका ऑलरेडी, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब अच्छी कंट्रियां हैं। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड की महत्ता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद प्रशांत महाक्षेत्र में क्वाड की महत्ता को लेकर के ही चीन कहीं ना कहीं दबाव में रहता है और कई बार उसको प्रॉब्लम होती है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो क्वाड की महत्ता, इंपॉर्टेंस है, उसका क्या कुछ है और पॉइंट्स वो आपको बताना पड़ेगा, तो आप वहां पर उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी कि आईआर का क्वेश्चन बन जाएगा क्वाड से। या सभी देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान हितों और मूल्यों को साझा करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड की उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड को बनाने का विचार सबसे पहले जापान के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, और हालांकि वर्ष 2017 में क्वाड समूह का गठन किया गया। ठीक है, अल्टीमेटली।
चलो नेक्स्ट है, पुरुष एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी यानी कि 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? भारत, भूटान, चीन, पाकिस्तान, बताओ फटाफट कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आयोजन भाई साहब सी यानी कि चीन में दरअसल इसका आयोजन किया जा रहा है, याद रखिएगा। और आयोजन की बात करते हैं कि कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, तो 8 से लेकर के 17 सितंबर तक, यानी कि 8 से लेकर के 17 सितंबर 2024 के मध्य में दरअसल इसका आयोजन हो रहा है। कहां पर हो रहा है? चीन में हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कैंसर की जो दवा होती है, कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर को बेसिकली 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है? कौन सी वो बैठक थी? जिसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन बनेगा कि वो बैठक कौन सी थी, आपको बताना है। 53वीं बैठक थी, 54वीं बैठक थी, 52वीं बैठक थी, इनमें से कोई नहीं। तो ये बेसिकली 54वीं बैठक थी। कौन सी? 54, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा सही उत्तर। और एक प्रश्न इसमें से यही बन सकता है कि अभी हाल ही में कैंसर की दवाओं पर से जो जीएसटी की दर है वो 12% से घटा करके कितना परसेंट कर दी गई है? तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना चाहिए। इस तरीके से भी आप कहेंगे सर 5% कर दिया गया है। कितना? जो जीएसटी की दर थी किस पर? जो कैंसर की जो दवा है, बहुत हानिकारक होता है कैंसर की दवा पर 12% से घटा करके जीएसटी कितना कर दिया गया है? 5% कर दिया गया, याद रखिएगा। और कैंसर जो है बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है, इसलिए आप लोग इसको बचिएगा। स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो ध्यान रखिएगा कि कैंसर जो है बेसिकली इससे होता है, ठीक है, और बहुत हानिकारक भी होता है। जो स्मोक अगर आप लोग करते होगे, स्मोकिंग करने के लिए जो मतलब जो आप सिगरेट जो पीते हो, उस सिगरेट में बनाने में जो कागज इस्तेमाल होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। नंबर 1 क्वालिटी इस्तेमाल उसमें की जाती है, किसमें? जो आप जो है पीते हो सिगरेट, ठीक है, याद रखना इस बात को। चलो, और बहुत सारी इसमें जो है हानिकारक गैसेस निकलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में दरअसल दिल्ली में आयोजित की गई थी, और इसी बैठक में दरअसल कैंसर की दवाओं पर जो जीएसटी की दर है 12 से 5 कर दिया गया, ठीक है, 12% से 5%। इस बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। अब थोड़ा सा जीएसटी परिषद के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हालांकि जीएसटी परिषद के बारे में हमने इकोनॉमिक्स की क्लास में आपको अच्छे से बताया था, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो जीएसटी परिषद संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय है, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरा कि इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से गठित किया गया था। तो ये वाला फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो, दूसरा, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, बहुत आसान है, यह भी आप लोग जानते होंगे कि स्थापना कब की गई थी? तो 1973, 1972, 1974, 1975। तो इसकी स्थापना की गई थी 1973 यानी कि 1973 में। और ये बेसिकली क्या है? नर्सों को दिया जाने वाला क्या है? सम्मान है। कोरोना टाइम में जो नर्सेस थी हमारे, उन्होंने बढ़ चढ़कर, डॉक्टर्स यानी कि मेडिकल डिपार्टमेंट ने बहुत ज्यादा जो है सपोर्ट किया था। आल्सो पुलिस डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, दोनों ने बहुत मेहनत की थी। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी, याद रखना है इसको, ठीक है। और 11 सितंबर जो भी बीत रहा है, उसी दिन यानी कि 11 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में क्या राष्ट्रपति भवन में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से क्या किया है? सम्मानित किया है, ठीक है। यह पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के लिए मान्यता के रूप में दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आपसे पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पर जो है आयोजित किया गया? नेपाल, नई दिल्ली, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में अभी इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में, कहां पर? नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। और सबसे बड़ी बात, आप लोग पता होगा कि जो विमानन क्षेत्र है भारत का, वो बहुत तेजी के साथ क्या है? बढ़ रहा है वर्तमान में, ठीक है। उड़ी देश का आम नागरिक नामक योजना भी केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, जिसके माध्यम से जो है जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट थे वहां पर भी विमानन सेवा की शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है। देखो,
वर्तमान में भारत घरेलू क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार है। क्या? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, सोचो अपने आप में बड़ी बात है। और भारत में विमानों की संख्या पिछले दशक की तुलना में 400 से बढ़कर क्या होगी 800, और हवाई अड्डों की संख्या 74 से यानी कि 74 से बढ़कर के 157 हो गई। बहुत तेजी के साथ इस क्षेत्र में भारत ने क्या की है, प्रगति की है। वास्तव में केंद्र सरकार की तारीफ इसमें की जानी चाहिए, ठीक है। हालांकि ट्रेनों और बसों की हालत भी और अच्छी की जानी चाहिए, ठीक है। इस पर भी सरकार को कदम उठाना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में फ्रीन राच ने डिसिपेंस, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डिसिपिएंस या डिसिपेंस प्रजाति की मकड़ी को खोजा गया है। कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर फ्रीन रांच ने डिसिपेंस प्रजाति की मकड़ी को खोजा गया है? वो स्टेट असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, उत्तर प्रदेश है। कौन सा स्टेट बताइए फटाफट। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम में अभी जो है हाल ही में ये जो आप देख रहे हैं प्रजाति, ठीक है, स्पीसीज, इस प्रकार की एक जो है इस स्पीसीज की एक मकड़ी को खोजा गया है, ठीक है। देखो, और वो असम का कौन सा जिला है? तो वो असम का जिला है कामरूप जिला, और कोकराझार जिले में इसको खोजा गया है, ठीक है। यह पक्षी के मल के भांति एक ड्रॉप के रूप में दिखाई देती है। जो पक्षी का मल होता है, ठीक है, उसी के फॉर्म में जो है ये छोटे से ड्रॉप के रूप में दिखाई देती है। और जैसा पक्षी का जो मल होता है उसकी जैसे गंध होती है, उसी के फॉर्म में दरअसल ये मतलब उसी की तरीके से गंध भी उत्पन्न करती है ये, ठीक है। यह उसी प्रकार की गंध भी प्रकट करती है। इसे बर्ड डंग, ठीक है, यानी कि जो पक्षी का मल होता है, बर्ड डंग, या बर्ड ड्रॉपिंग, यानी कि जो बर्ड के ड्रॉपिंग के क्रैक के अकॉर्डिंग ये दिखाई देती है। तो इसे बर्ड डंग या बर्ड ड्रॉपिंग क्रैक भी कहा जाता है। सामान्यतः यह मलेशिया और इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों पर पाई जाती है, लेकिन अभी हाल ही में असम के जो है कहां पर, कामरूप और कोकराझार जिलों में पाया गया। तो इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मान धन योजना की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे कि सर ये योजना तो पुरानी है, अभी क्यों पूछ लिया? क्योंकि चर्चाओं में है भाई साहब, क्योंकि इस योजना ने अपने कितने पूरे कर लिए हैं, 5 साल अपने पूरे कर लिए हैं। तो 5 साल पूरे कर लिए हैं, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? 2015, 18, 19 या 20? तो ये हो जाएगा 2019, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यानी कि दरअसल जो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना है, इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2019 में, और अभी हाल ही में इसने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। तो अब आप कहेंगे कि बताओ सर किसान मान धन योजना क्या होता है? तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या होता है ये, ठीक है। तो बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है, योजना में, ठीक है। योजना का जो उद्देश्य है बेसिकली लघु एवं सीमांत किसानों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि वृद्धावस्था में जो है किसानों को एक मुफ्त राशि देना, पेंशन के रूप में 3000 रुपए, ठीक है, देना किसानों को। यानी कि प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, जिसको PMKMY भी बोलते हैं, की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि मैंने बताया 5 साल 2024 में उसने पूरे कर लिए हैं। और मंत्रालय कौन सा है? इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, जो कि टोटली केंद्रीय योजना है इसमें, ठीक है। अब क्या होता है इसमें? तो इसमें किसानों को मंथली 50 से लेकर के 200 रुपया जो है फंड में जमा करना होता है। उसके अलावा बाकी का पैसा केंद्र सरकार जमा करती है। और 60 साल के बाद दरअसल जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं, लघु और सीमांत किसान होते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाद में फिर उनको पेंशन दी जाती है, ठीक है। यह एक केंद्रीय योजना है। प्रावधान क्या है? 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात 3000 रुपए मासिक पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा। पात्रता क्या है? कोई भी लघु एवं सीमांत किसान जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष है, वो इसमें जो है पात्र होगा इस योजना में, ठीक है। किसानों द्वारा पेंशन फंड में योगदान 55 रुपया से लेकर ₹55 से ₹200, यानी कि 55 से 200 रुपया के बीच में इसको जो है वो जमा कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी का जो पैसा होगा केंद्र सरकार जमा करेगी। इसके अलावा अगस्त 2024 के प्रथम सप्ताह तक कुल 23.38 लाख किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से इसमें अभी संख्या है, ये अपने आप में क्या है, ज्यादा नहीं है, यानी कि इसमें संख्या बढ़नी चाहिए। मात्र 23 लाख अभी लोग इसमें जुड़े हैं। इसका रीजन क्या है कि जो है जागरूकता नहीं है।
और जागरूकता क्यों नहीं है भाई साहब? इसका सबसे बड़ा अगर रीजन आप देखेंगे, कहीं ना कहीं जो अधिकारी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, इन योजनाओं का जो क्रियान्वयन सही से नहीं करा पाते हैं। क्योंकि 24 घंटा आप ऐसे बैठे रहोगे, ठीक है, वीडियो बना के एक फेसबुक पर अगर डालोगे तो फिर चीजें नहीं हो पाती हैं, काम करना पड़ता है। मुझे लगता है कि गुड गवर्नेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक ईमानदारी नहीं रहेगी तब तक चीजें बेहतर ढंग से नहीं हो पाएंगी। इसलिए गुड गवर्नेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका क्या? ईमानदारी। ईमानदारी अगर आपके भीतर है तो आप सब कुछ बहुत बेहतर ढंग से करोगे। तो 23.38 लाख किसान इससे जुड़ चुके हैं, जो कि संख्या कम है, ज्यादा जुड़ने चाहिए थे, करोड़ भी नहीं हुआ इसमें तो। ठीक है, नेक्स्ट है आज का प्रश्न अब आपके लिए है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है किससे? तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से या फिर खनन से? बताइए फटाफट इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइएगा। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा, और मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट करेंगे। और प्लस पीसीएस के लिए जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईआर इंटरनेशनल का ये टॉपिक है, यानी कि पेपर जो आपका सेकंड है किसका? यूपीएससी का और पीसीएस का जो पेपर सेकंड है क्वालिटी वाला, जिसमें आईआर का सेक्शन है, उसमें एक क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, 250 वर्ड्स में या 250 वर्ड्स या 200 वर्ड्स में आपको इसको क्या करना है, लिखना है कि क्वाड समूह क्या होता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में इसकी महत्ता पर टिप्पणी करें या फिर इसका उल्लेख करें या फिर प्रकाश डालिए, जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड समूह के बारे में आपको डिटेल्स में लिखना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा जो है करंट अफेयर्स। बाकी जो हमने बातें कही है कि आप लोग कुछ कुछ चीजों को करंट से एक बार अपडेट खुद से कर लिया करो, चाहे वो वित्त सचिव हो, चाहे वो रक्षा सचिव हो, चाहे कैबिनेट सचिव हो, कोई भी हो। एक बार राज्यपाल के मामले भी चेंज होते रहते हैं, तो एक बार आप लोग एग्जाम के पहले 2-3 दिन पहले आप लोग क्या करिएगा कि जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इसको एक बार इंटरनेट से खुद से डाल करके आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये मतलब आपकी नैतिक चीजें हैं। हर चीज क्लास में नहीं कराई जा सकती है, मतलब कराई तो जाती है, लेकिन जो चीजें एकदम से चेंज होती रहती हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। या तो एक दिन पहले करंट अफेयर से आपको कराया जाए कि कल पेपर है तो आज शाम को कराया जा रहा है, तो वो सही नहीं होता है। ठीक है, तो इस बार आप लोग अपडेट उससे हो जाया करो। बाकी चीजें आप लोग करते रहिए, मेरा फुल सपोर्ट है। मैं सभी के कमेंट्स देखता हूं, एक बात ध्यान रखना, आप लोग क्या कमेंट करते हो, कैसे करते हो, एक एक कमेंट मैं खुद चेक करता हूं। कोई टीचर देखता नहीं होगा, लेकिन मैं कमेंट सब देखता हूं। और जहां मुझे लगता है, अच्छा एक क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा था टेलीग्राम पर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या था एग्जैक्ट, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मैं कल उस क्वेश्चन को बता दूंगा। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, अगर आप मेरा वीडियो इसमें देख पा रहे हो, तो कुछ उद्योग से संबंधित कुछ प्रश्न था, एग्जैक्ट क्या प्रश्न था मुझे याद नहीं आ रहा है, तो कल आपके उस प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं अभी क्या प्रश्न था वो। बाकी अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर दिया करें, मैं इस टॉपिक को आपको समझा दिया करूंगा। ठीक है, मैं आपके साथ हूं, बस आप लोग जो है ईमानदारी पूर्वक अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।